Hello students, so for today our next topic is work done by a varying force. In our previous video lectures we have discussed about work done by force and work done by constant force. It means कि अगर बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रही है और उस केस में फोर्स जो है वहाँ पे कांस्टेंट है, देयर इज़ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में हम वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जो फोर्स है अगर वो वेरी कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे वर्क डन का। तो इसका पहले एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अगर हम अर्थ की सरफेस की बात करें, ठीक है, समझ लीजिए ये सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, और जब हम बात करते हैं किसी एक पर्सन की जो अभी अर्थ की सरफेस पे, तो उस केस पे सरफेस पे इस पर्टिकुलर बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। लेकिन समझ लीजिए बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, इट मीन्स अर्थ की सरफेस से अवे जा रही है। तो जितना ज़्यादा ये बॉडी अवे जाती रहती है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस बॉडी पे क्या होता रहता है, कम होता रहता है। और अगर ये बॉडी स्पेस में चली जाएगी तो इट मीन्स कि जैसे हम बात कर रहे हैं सरफेस से लेकर स्पेस तक की, फ्रॉम सरफेस से इन्फिनिटी तक की, तो उस केस में इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, कम कम होती रहेगी। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी। तो ये किसका एक एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पे फोर्स, इस बॉडी पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स इस पर भी जो वर्क डन होगा वो किस फोर्स की वजह से होगा, वेरिंग फोर्स की वजह से। तो ऐसे टाइप के वर्क डन को हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम पढ़ेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक में। सो वर्क डन बाय ए वेरिंग फोर्स। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, कंसीडरेशन ले रखी है। कंसीडरेशन में क्या कर रखा है, अब समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल मोशन ले रही हूँ मैं बॉडी का, तो ये है हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ओ ओरिजिन है, और ये हमने जितने भी पॉइंट्स ले रखे हैं ए पी क्यू बी, ये एक्स एक्सिस पे ले रखे हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये एक ए पॉइंट है विच इज़ इट्स इनिशियल पॉइंट, एंड फाइनल पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट। इससे आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ कि बॉडी को हमें, जैसे हमने एक बॉडी ले रखी है, ब्लॉक ले रखा है, इस ब्लॉक को हमें ए से बी की तरफ लेके जाना है, ठीक है, ए से बी की तरफ डिस्प्लेस करवाना है, इस पर वर्क डन करना है। अब ऑरिजिन से ए की जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या लेट कर लिया, S1, एंड ओ से बी की जो डिस्टेंस है वो है S2। नेक्स्ट थिंग, जब हम बॉडी को, अब देखिए हम यहाँ पे पॉज स्टेट में चल रहे हैं, ए से बी की तरफ मूव करवाते हुए लेके जा रहे हैं इस ब्लॉक को, तो ये समझ लीजिए कभी ना कभी वो इस पॉइंट पे आएगा। पॉज स्टेट में सोच के देखिए कि जैसे आप वीडियो पॉज करके देखते हैं या फिर स्लो मोशन में देख रहे हैं, ठीक है, स्लो मोशन, तो कभी ना कभी ये ब्लॉक इस वाले पी पॉइंट पे भी आएगा, और फिर जब इसे हम खिसकाते हुए लेके जाएंगे तो क्यू पॉइंट पे भी आएगा ही आएगा। तो मैंने ये दो स्टेट ले रखी हैं इसकी, एक पी पॉइंट की और एक क्यू पॉइंट की, ठीक है। तो जब हम बात करें फ्रॉम ए टू बी की, समझ लीजिए ए से बी तक इसने जितना भी डिस्प्लेसमेंट किया है वो कितना किया है, यहाँ पे एस किया है, ठीक है, ए से बी तक इसने जितना भी डिस्प्लेसमेंट किया है कितना किया, एस किया है, और इस पर एक वेरिंग फोर्स लग रहा है जिसको मैं क्या लेट कर रही हूँ, एफ। डायरेक्शन आपको दिख रही होगी फोर्स की कैसी है, अलोंग टू दी डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए एस है टोटल ए से बी, और ये पी क्यू क्या है, इस एस का एक छोटा सा पार्ट है, तो जो छोटा सा पार्ट होता है, इनफाइनाइटिजमली स्मॉल पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम किससे डिनोट कराते हैं, डी एस से। डी यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइटिजमली स्मॉल पार्ट, तो स्मॉल पार्ट क्या है, डी एस। तो डी एस कहाँ से लेकर कहाँ तक है, पी से लेकर क्यू तक है। एक्चुअल में हमें बॉडी कहाँ से लेकर कहाँ तक लेके जानी, ए से बी तक, और हमने यहाँ पे उसके दो कोई से पॉइंट क्या कर रखे हैं, कंसीडर कर रखे हैं, ठीक है। तो अब जरा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। किसका ग्राफ प्लॉट करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ हम जब ड्रॉ करेंगे, उस ब्लॉक को ए से बी तक ले जाने के लिए आपको दिख रहा है जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज़ होगा ए से बी तक, अब देखिए मैं इंक्रीज़ करवा रही हूँ फोर्स को, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ होगा, मतलब ए से फिर ये पी, तो आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे इसका डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके का बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ।
तो ये 0 से स्टार्ट नहीं कर रखा हमने ग्राफ, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुई थी, मोशन फॉर्म में ही थी। तो A से B तक जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब बात आती है कि वर्क डन कैसे निकालें। तो आपको पता है, अगर हम ग्राफ में जो y एक्सिस और x एक्सिस दे रखे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। तो जो हमने कर्व बना रखा ना, इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, दिस वन A डैश, दिस वन लेट B डैश, इसको मैंने A डैश B डैश लेट कर लिया। तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा एक एरिया आ रहा है, A B डैश A डैश। ये जो पूरा एरिया है वो किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। और F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो इट मीन्स एरिया अंडर दिस कर्व जो आ रहा है वो किसको शो कर रहा है, वर्क डन को शो कर रहा है। अब बात आती है कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, कर्व की, तो कर्व यहाँ पे आपको कंटिन्यूस फॉर्म में दिख रहा है और इसकी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं दिख रही है। इस एरिया, जैसे हम वर्क डन निकालेंगे ना, यहाँ पे वर्क डन कैसे, पहले हमें स्मॉल की फॉर्म में, तो सबसे पहले हमें दिख रहा होगा, अगर वर्क डन निकालना है तो इसका पूरा एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए मुझे इसका एक पर्टिकुलर शेप पता होना चाहिए। तो इसका शेप आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये कर्व फॉर्म में है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस पूरे के पूरे जो हमारे पास जो एरिया, कोई भी जो शेप दे रखा है रेगुलर, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप में से डिवाइड कर दिया है। अब देखिए, छोटी सी स्ट्रिप में डिवाइड करके क्या होता है, ये जो छोटी सी स्ट्रिप है, ओके, जो मैंने शेड कर रखी है, ऐसे ये स्ट्रिप अगर मैं इसको ऐड करती रहूँ कंटिन्यूस फॉर्म में, फ्रॉम A डैश से लेकर B डैश तक पूरी स्ट्रिप्स रखती जाऊँ, तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है कि एक छोटी सी स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप के बारे में यहाँ पे देखना है कि इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि देखिए जो छोटी सी स्ट्रिप है कि रेक्टेंगुलर शेप की बन रही है। अब रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और सबसे पहले मुझे ये जानना है इसकी लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेंथ किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, वर्टिकल लाइन किसको बता रहा है, फोर्स को। तो इट मीन्स ये हो गया फोर्स, ठीक है। अब साथ ही साथ बात आती है इसकी, ये छोटा सा पार्ट क्या है, ये जो छोटा सा पार्ट है इसकी ब्रेड्थ, ये है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। और हॉरिजॉन्टल किसको बता रहा है यहाँ पे, लाइन डिस्प्लेसमेंट मतलब S। और इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं तो क्या लिखते हैं इसे, DS। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, DS, ठीक है। तो जैसे इसमें नहीं था, देखिए ये छोटा सा पार्ट था AB का PQ, तो वही है ये PQ DS, ठीक है, DS। इसको भी नाम दे देते, देखिए A से लेकर B, ये है A से लेकर B के बीच में 2 पॉइंट है PQ, और A से लेकर B के बीच में हमने छोटे से 2 पॉइंट ले रखे, वो क्या है, PQ। ये है P, दिस इज Q। इसको P डैश लेट कर लीजिए नीचे वाले को, और नीचे Q डैश। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं पूरा रीजन लूँ तो टोटल वर्क डन निकल के आएगा। अगर छोटे से रीजन की बात करूँ, छोटे से रीजन के एरिया की, मतलब Q डैश P डैश के एरिया की बात करूँ, तो ये स्मॉल वर्क डन को बताएगा। तो स्मॉल वर्क डन को कैसे लिखते हैं, स्मॉल वर्क डन DW लगाएंगे, ठीक है, DW। तो ये वो क्या होगा, एरिया ऑफ Q डैश P डैश। तो ये एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे स्ट्रिप है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है, फोर्स, और ब्रेड्थ कितनी है, DS। अब मुझे तो टोटल वर्क डन चाहिए, तो टोटल वर्क डन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, ये स्ट्रिप को प्लेस करते जाएंगे इधर से लेकर इधर तक। तो जब इधर से लेकर इधर तक प्लेस करेंगे तो इसको हम बोलते क्या है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन करना। तो इसलिए इसका फॉर्मूला फॉर टोटल वर्क डन DW, तो W हो जाएगा। और जो यहाँ पे ये स्मॉल वर्क डन है उसका इंटीग्रेशन करना है, FDS का इंटीग्रेशन करना है। अब FDS का इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक। अब ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, तो ये ओरिजिन है, आपको पता है, O से लेकर A पॉइंट, ये A पॉइंट है ना, यहाँ पे देखिए A पॉइंट, O से लेकर A पॉइंट क्या है, S1। O से लेकर B, ये वाले पॉइंट तक, O से लेकर B पार्ट तक क्या है यहाँ पे, S2। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, S1 से लेकर
S2 तक हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन। तो जब भी हम वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स निकालते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन करना है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये पार्ट है, ये पूरा इंटीग्रल पार्ट है, वो अगर मैं ग्राफिकल हिसाब से देखूँ तो क्या है, एरिया अंडर ए बी बी डैश ए डैश, ए बी बी डैश ए डैश, इसके अंदर जो भी एरिया है वो बता रहा है टोटल वर्क डन को। नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी। तो आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू एनी वर्क। अगर किसी भी वर्क को करने के लिए बॉडी के अंदर जो भी कैपेसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो इट मीन्स कि जब हम बात करते हैं वर्क डन हो रहा है किसी बॉडी पे, तो इट मीन्स वो किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू किसके होता है, एनर्जी के होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी हम किसकी बात करेंगे वर्क डन की, तो वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आती है, एनर्जी के ही इक्वल निकल के आती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात होती है कि क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है, वर्क या एनर्जी। तो ये आपको पता ही है कि वर्क अगर स्केलर क्वांटिटी तो एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का है, अब आपको पता है वर्क डन कब होगा, कि जब कोई बॉडी को आप डिस्प्लेस होते हुए देख लें, मतलब ए से लेकर बी तक अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है तो इट मीन्स वहाँ पे वर्क डन हो रहा है। ओके, अब इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। समझ लीजिए आप अपने जो घर की होम की जो वॉल है उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी होम की वॉल है, उसको आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो पुश कर रहे हैं तो हिल नहीं रही है। अब आपने समझ लीजिए 5 मिनट्स तक उस वॉल को पुश करते रहे, लेकिन वो वॉल अपनी जगह से हिली नहीं। तो इट मीन्स आपका किया हुआ टोटल वर्क डन क्या हो गया है, 0 हो गया है। लेकिन जब बात आती है एनर्जी की, तो अगर हम देखें क्या वहाँ पे सच में आपने कोई एनर्जी ही नहीं यूज़ करी है, इट मीन्स आपकी एनर्जी भी 0 होनी चाहिए। क्या सच में वहाँ पे एनर्जी 0 होगी, इट इज़ द क्वेश्चन। कि यहाँ पे जब वर्क डन 0 है तो इट मीन्स आपकी एनर्जी भी 0 है, आपने मतलब कोई एनर्जी खर्च नहीं करी है। तो इसका आंसर है नो, आपकी एनर्जी यहाँ पे कुछ ना कुछ खर्च हुई है। कौन सी एनर्जी खर्च हुई है, मस्कुलर एनर्जी। आपने अपनी मस्कुलर एनर्जी यूज़ करी 5 मिनट तक, हालांकि वो एनर्जी यहाँ पे वेस्ट गई, वो वर्क वहाँ पे डन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका मस्कुलर एनर्जी का अमाउंट क्या हुआ है, खर्च हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों में यही डिफरेंस है कि जब हम बात करते हैं कि ऑलवेज कहीं पे जैसे हम वर्क डन 0 बोलते हैं तो क्या वहाँ पे एनर्जी भी 0 होगी। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि एनर्जी वहाँ पे कुछ ना कुछ वेस्ट होती है, लेकिन हम वहाँ पे वेस्टेज बोलेंगे। एनर्जी यूज़ हो रही है लेकिन वो किस फॉर्म में हो रही है, वो वेस्टेज फॉर्म में चली जा रही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। तो आप सभी को पता है एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, जे से इंडिकेट कराते हैं। और अगर हम बात करें इसकी सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। ठीक है, और अगर इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर कितना होता है, 7 अर्ग होता है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है, इसको अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखे तो क्या होगा, सेम वर्क डन की तरह ही इसका डायमेंशनल फार्मूला भी होगा। तो वर्क डन का क्या था, याद होगा आपको, ml2t-2। तो इस एनर्जी का भी क्या होगा, यही डायमेंशनल फार्मूला होगा, ml2t-2। नेक्स्ट थिंग कि एनर्जी को हम कितने टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ बॉडी। तो आपको पता है स्टेट ऑफ बॉडी कैसी है, अगर बॉडी वहाँ पे किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, द एनर्जी पॉजेज बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो ऐसे टाइप की एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। और अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉडी की स्टेट की, शेप की या कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ और पोजीशन ऑन एंड इसमें क्या हो सकता है, शेप, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी
कि किस तरीके से वहाँ पे बॉडी प्लेस्ड हो रखी है, तो वो पर्टिकुलर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आपको पता है जब डैम्स बनते हैं तो डैम में वाटर स्टोर किया जाता है। वाटर कैसे स्टोर किया जाता है, ग्राउंड में ही नहीं, ग्राउंड से थोड़ी सी ऊपर हाइट में वाटर को स्टोर किया जाता है, मतलब ग्राउंड से नीचे से उसे उठा के ऊपर लेके जाया जा रहा है। तो इट मीन्स वहाँ पे जो उस पर्टिकुलर वाटर है, वाटर को हमने इसकी स्टेट को कैसे करा है, चेंज किया, क्या नीचे से उसे ऊपर की तरफ किसी एक पर्टिकुलर हाइट में प्लेस कर रखा है। इट मीन्स वहाँ पे उस पर्टिकुलर वो जो वर्क डन हो रहा है उसके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हम वहाँ पे वाटर को जो स्टोर करते हैं एक पर्टिकुलर हाइट में, वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर वाटर की कौन सी एनर्जी को यूज़ करता है, पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करता है। तो इट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन से अगर हम किसी एक सिस्टम से उस बॉडी को हटा के कहीं और रख रहे हैं, तो वो जिस भी स्टेट में हमने उसे प्लेस किया है उसमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन खर्च हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, उस वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट, पोजिशन, शेप, कन्फिग्रेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम और भी अच्छे से आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में प्रूफ करना है, हाफ mv² होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ कंसीडरेशन ले रखी। कंसीडरेशन लिखना ज़रूरी होती है आपको कॉपी में, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक बॉडी ले रखी है जिसका मास है कैपिटल M, जो इनिशियली रेस्ट में है। अभी वो कैसे है, रेस्ट में है। अब जब मैं इस पर कोई फोर्स लगाऊंगी इस डायरेक्शन में, तो उस केस में बॉडी मूव करते हुए जाएगी, और उस केस में जो इसकी फाइनल वेलोसिटी एक्वायर होगी वो कितनी होगी, v होगी। जब इनिशियली ये रेस्ट में थी तो इट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वर्क डन कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने पर जितना भी हमने इस पर वर्क डन किया है वो कितना किया है। अब आपको पता है जब भी हम वर्क डन करा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे मूव करवा रहे हैं ना बॉडी को, तो मूव करवा रहे हैं कोई ना कोई यहाँ पे वेलोसिटी एक्वायर करवा रहे हैं बॉडी को, तो इट मीन्स वहाँ पे वर्क डन किसी न किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अब आपको पता है जब मोशन होता है बॉडी का तो वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी, मतलब पहले वर्क डन, देन उसके बाद वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख देना है। तो स्टार्ट करते हैं वर्क डन ऑन द बॉडी, कितना निकल के आएगा, W = what, F.S, कांस्टेंट फोर्स है क्योंकि, ठीक है। और ये आपको पता है Fs cos 0 डिग्री होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या देता है, 0 डिग्री। और जब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटा देते हैं ऊपर वेक्टर्स नहीं लगते। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। F = फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, ma, और ये S एज इट इज़ फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ma, ठीक है, यहाँ से आया ये। इक्वेशन मान लेते से फर्स्ट। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है जो कि क्या होती है, v² - u² = 2as, जिसमें आपको पता है इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो 0 है तो इट मीन्स यहाँ पे v² माइनस का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये 0 ही होगा, 2as, और as = 2 नीचे चला जाएगा, v²/2। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ऊपर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में as है ना, इस as की जगह ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो वर्क डन = कितना हो जाएगा, m एज इट इज़, as की जगह आएगा mv²/2। नाउ हेयर वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी = क्या हो जाएगा, वर्क डन, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही निकल के आ जाएगा जो ऊपर लिखा है, वर्क डन का फॉर्मूला mv²/2। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है, अगर इसी एक्सप्रेशन को मुझे कैलकुलस मैथड से प्रूव करना है तो कैसे करेंगे। कैलकुलस मैथड का मैं यूज़ करूँ, मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब मैथड का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो कैलकुलस मैथड में सबसे पहले हम यहाँ पे स्मॉल वर्क डन की बात करते हैं। यहाँ ए से लेकर बी तक तो क्या होगा, टोटल वर्क डन। लेकिन अगर मैं छोटे से यहाँ के पार्ट की बात करूँ, पी से क्यू तक की, तो उसके लिए स्मॉल वर्क डन होगा। स्मॉल वर्क डन ऑन द बॉडी टू डिस्प्लेस इट थ्रू, कितना डिस्प्लेसमेंट,
जैसे स्मॉल वर्क डन तो ऑब्वियसली कैसा वर्क डन होगा, स्मॉल ही होगा। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल वर्क डन क्या लिखा है, एफ डॉट डी एस, और इन दोनों के ऊपर वेक्टर, डी डब्ल्यू के ऊपर वेक्टर मत लगाना क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा लगेगा। यहाँ पे आपको पता है फोर्स और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोलो चाहे पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है एस, उसके बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे कॉस 0 डिग्री लिख दिया। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, और फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डी एस एज इट इज़ आ जाएगा। आपने पढ़ रखा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो कि होता है डी वी बाई डी टी, तो मैंने वो यहाँ पे प्लेस कर दिया है एक ही जगह, ओके। देखिए ये जो मैथड है ये बहुत ही ईजी है। अब ये क्या होता है, बच्चों को ये डिफरेंट लगता है तो इसलिए बच्चे इसे टफ़ समझते हैं, ये है टफ़ नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए आपकी जो क्लासेस हैं वो बढ़ रही हैं, तो इट मीन्स आपका लेवल भी बढ़ेगा, तो उस लेवल के लिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, इसे आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में डी वी बी और डी एस बी, तो इसे मैं रीअरेंज करके लिख सकती हूँ, डी एस को इधर डी वी को इधर, तो डी एस को इधर लिख दिया और डी वी को उसकी जगह पे लिख दिया। ये डी एस बाई डी टी क्या होता है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, इस पूरे के बदले v यहाँ पे आ जाएगा ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड डी डब्ल्यू है, यहाँ पे डी वी है, तो ये स्मॉल चीज़ें हैं, स्मॉल वर्क डन है। हमें यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो जब भी डी डब्ल्यू डी वी इस तरीके से अकेले में चीज़ आती है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता है क्योंकि ये स्मॉल चीज़ें दी रहती है। और कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग लिमिट। अब लिमिट क्या लगाएंगे, देखिए लिमिट लगती है RHS में, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे dv है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का के टर्म्स में हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी यहाँ पे कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर v तक। इनिशियल क्या है 0, फाइनल क्या है v, तो ये इनिशियल से फाइनल तक हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी लिमिट्स रखनी है। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा किसका होगा, सिर्फ उसी का होगा जिसके आगे, जैसे d के आगे v लिखा है तो v का ही होगा। m तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास थोड़ा वेरी करेगा, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास बाहर आ जाएगा और सिर्फ v का इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पे आपको पता है डी डब्ल्यू, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या निकल के आएगा, w बन जाएगा, m बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 से लेकर v तक, किसका, v dv का। अब यहाँ पे हमें पता है एक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था फॉर्मूले में कि जब भी x dx मतलब x का इंटीग्रेशन होता है तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स एन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, मतलब जो इसकी पावर है वो 1 प्लस हो जाएगी, मतलब 1 प्लस हो जाएगी, और जो ऊपर इसकी पावर बनेगी सेम, नीचे इसका डिनोमिनेटर भी वही बनेगा। तो v की यहाँ पे पावर क्या है 1, तो v की पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस मतलब 2, और जो ऊपर आया वही नीचे आ जाएगा। अब ये 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया है। अब ये जो 0 से लेकर v है ये हमने लिमिट्स रख दी हैं। इसकी लिमिट्स कैसे प्लेस करेंगे, इस v की जगह, इस v की जगह पहले अपर लिमिट फिर माइनस का लोअर लिमिट, तो v की जगह पहले अपर लिमिट v स्क्वायर, स्क्वायर भी रहेगा साथ में, ठीक है, और v की जगह फिर 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, mv स्क्वायर बाई 2, और हमें पता है यहाँ पे वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आ जाएगी, mv स्क्वायर बाय 2, जो कि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है। सेम टू सेम ऐसी हमें वर्क एनर्जी थ्योरम करना है। नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में एक्चुअली है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम में ये है कि जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जो भी फोर्स इस बॉडी पे एक्ट हो रहा है वो कोई ना कोई इस पे वर्क डन करवा रहा है। वर्क डन जब भी होगा तो वहाँ पे वो किसके इक्वल होगा, इस पर्टिकुलर बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर। अब कैसे देख लीजिए, ये जो बॉडी है इनिशियली समझ लीजिए रेस्ट में नहीं है, बल्कि किसी न किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही, जो कि है u। और जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने पे आपको पता है बॉडी एक्सेलरेट करती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या लेट कर लिया हमने v। तो देखिए आपको पता ही है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, हाफ m, v की जगह क्या आएगा u स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर। इट मीन्स देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी, ठीक है। सो वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो कैसे प्रूफ होगा, जैसे आपने यहाँ पे u 0 रखा था ना, तो यहाँ पे u एज इट इज़ रखना, तो जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे अगर u
रिप्लेस मैं करा दूँ तो देखिए यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, m/2, यहाँ पे v² तो होना ही है, बस 0 की जगह यहाँ पे क्या आएगा, u आ जाएगा। तो इट मीन्स यही क्या है, देखिए फाइनल माइनस का इनिशियल हो जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी, तो हियर वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म इज इक्वल्स टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी।